मेनका गांधी सुल्तानपुर में कहती हैं कि मुसलमान मुझे अगर वोट नहीं देते हैं तो मेरा फिर दिल खट्टा हो जाता है, तो मैं उनके कामों को कैसे आगे अंजाम दूंगी ये मुझे सोचना पड़ता है। इस तरह की बात उनके जरिए सामने आती है। उनके इस बयान पर भी काफी चर्चा हो रही है। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि दूसरे दौर में क्या क्या अहम मुद्दे हैं और ये तमाम जो सियासी मसले मसाइल चल रहे हैं, ये बातें जो हवा में इस वक्त तैर रही हैं, उनका कितना असर होगा। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी होगा, लेकिन पहले 5 सवाल। पहला मेरा सवाल है कि दूसरे दौर की वोटिंग से पहले सियासी मुद्दे क्या हैं, ये हम अपने पैनल से, अपने मौजूद मेहमानों से बात करके निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, मगरिबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर क्या है अहम मुद्दे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर 8 सीटें उत्तर प्रदेश की और काफी खास ये सीटें मारी जाती हैं। बिहार में नीतीश बीजेपी इत्तेहाद को क्या टक्कर दे रहा है? अपोजिशन MY समीकरण जो होता है पुराना, वो कहीं ना कहीं क्या आरजेडी ने और उनके इत्तेहादियों ने बैठाया है और वो कितना काम करेगा, इस पर बात करेंगे। चौथा सवाल, जुनूबी हिंद में नॉर्थ की पार्टियां क्या इत्तेहाद के साथ कामयाब हो पाएंगी? साउथ में भी उत्तर की पार्टियों ने कुछ इत्तेहाद किए हैं, लेकिन कितना कामयाब वो रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। पांचवा सवाल, पीएम के दावे मोदी लहर जारी है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है? पीएम ने कल पहले मरहले के इलेक्शन के दौरान कहा था कि ये रिजल्ट, ये जो वोटिंग है, ये बता रही है कि मेरी लहर चल रही है या बीजेपी की लहर चल रही है, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए मेहमानों का तारुफ करा दूं। कुछ मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और कुछ मेरे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के लीडर स्वदेश सिंह, थोड़ी देर बाद मेरे साथ स्टूडियो में होंगे। हमने अभी इस वक्त अपने साथ जोड़ लिया अफजल अब्बास साहब को। अफजल अब्बास साहब जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, बिहार में भी इलेक्शन होने जा रहा है, 5 सीटें, उन पर बात करेंगे। विजय कौशिक जी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। रमेश ठाकुर जी भी मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफी के तौर पर, उनसे भी हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और सुभाष राय सियासी तज्जियाकार के तौर पर थोड़ी देर बाद मेरे साथ स्टूडियो में पहुंचने जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ बहुत दिलचस्प चर्चा। सबसे पहले मैं जरा उत्तर प्रदेश में आने से पहले, उत्तर प्रदेश की बातें तो होती हैं हमेशा, इस बार बिहार से शुरुआत करता हूं। बिहार में सर 5 सीटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो वोट लेने के लिए लोगों के बीच जाते थे तो अकलियतों ने उन पर बहुत बड़ा भरोसा किया था, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर लौट आए तो क्या अकलियत उनके साथ होंगी? ऐसे में जबकि आरजेडी इस उम्मीद के साथ मैदान में कि MY समीकरण जो उनका पुराना है वो कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ नाराज है और इस बार कहीं ना कहीं उन्हें कामयाब करेगा। कितना बड़ा चैलेंज है, आप जेडीयू के लीडर हैं, कितना बड़ा चैलेंज है नीतीश बीजेपी इत्तेहाद को? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हमेशा वो कभी जात पात की बात उन्होंने नहीं की, और जो भी विकास हुआ हर मजहब, हर धर्म के लोग के काम किया उन्होंने। रहा सवाल, बात बिल्कुल आपकी बात सही, मैं तस्लीम करता हूं कि जो एनडीए के अगस्त में हमने यूपीए बनाया था, महागठबंधन बनाया था, उसमें मुसलमान में जोश वलवला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए तो मुसलमान उनको फरामोश कर रहा, भूल रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार के जो अवाम है, बिहार के मुसलमान 2 से 3 करोड़ जो मुसलमान हैं, वो पूरी तरह जानते हैं कि 15 साल की तारीख उठा के आप देख लें, 15 साल में सिवाय बेवकूफ बना के लालू यादव ने कुछ नहीं किया। आज उठा आप देखिए, वहां पे जितने भी काम, मदरसों की बात करें, मदरसा का बिहार में सर सारी जो एनडीए ने भी सीटें बांटी, बहुत समझदारी से बांटी, मैं समझ रहा हूं, आप लोगों ने बहुत समझदारी से सीटें बांटी है और इतनी बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने की है, इसके लिए तो आपको मुबारकबाद। लेकिन सवाल यह है कि सामने वाली पार्टी ने भी सोशल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और सुनिए, नाराजगी क्या मुसलमानों में नहीं होगी नीतीश कुमार के खिलाफ कि वो बीजेपी के साथ हो लिए, जैसा कि परसेप्शन विपक्ष बनाता है? इसलिए मैंने पूछा। बिल्कुल आपकी बात से, जो विपक्ष का काम ही है परसेप्शन बनाना, लेकिन मैं कह और ये देखा गया है सर, इसलिए आप जो बड़े बड़े काम बता रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बिहार में जातिवाद इस कदर काम करता है कि सारे काम जो होते हैं पीछे होते चले जाते हैं। ये भी बिहार की सच्चाई है। देखिए, इसमें दो राय नहीं कि खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में कास्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसे इनकार नहीं किया जाता। आप ये बता दें, नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं उनकी आबादी कितनी है?
आज 13-14 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार जी जात पात से उठ के काम के बुनियाद पे वो आज 13 से 14 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री है। वो कहते हैं कि मैं वोट के लिए राजनीति नहीं करता हूं, मैं समाज के लिए राजनीति करता हूं, मैं समाज के हर वर्ग का काम करना मेरा कर्तव्य बनता है। यही वजह है कि मुझे याद है कि गठबंधन जो समीकरण है उससे कैसे निपटेंगे मुझे बताइए। मैं तो बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जो कारनामा है माइनॉरिटीज के लिए, जितनी सी योजनाएं मुसलमानों के लिए काम किया। आप आज कल मैं देख रहा था किशनगंज में थे वो, और जो आज देखिए वहां जमीन अलॉटमेंट करा, एनडीए में रहने का, ईपी की बात नहीं है, एनडीए में थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना लंबा चौड़ा कई एकड़ों में जमीन अलॉट करा के वहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किशनगंज में बन रही है। नीतीश कुमार जी की देन है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा वक्त उसमें लगा, लेकिन जमीन दिया, काम हो रहा। तो बिहार जो मुसलमानों मुसलमानों के मुनासिबत से जो काम करना था उनको, उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। पिछले तारीख के और आपको पलट के देखेगा है बिहार के मुसलमान और आज मौजूदा हालात में बिहार में मुसलमानों के लिए क्या काम किया नीतीश कुमार ने। दोनों में जब कंपेयर जब करेगा तो जाहिर सी बात है कि आज भी जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ बिहार का मुसलमान है कि मुसलमान देखता है कि हाँ ये हमारा मतलब हितैषी है। चलिए मैं आ रहा हूं सर, आपके पास और भी सवालों के साथ आऊंगा। आपको पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो समीकरण सामने से तैयार हुआ है वो फेल होगा और जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद के साथ लोग आएंगे। चलिए, स्वदेश सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं। स्वदेश, दूसरा मरहला, दूसरा चरण, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले चरण के दौरान कहते हैं कि मेरी लहर चल रही है और लोगों का उत्साह बता रहा है वोटिंग के तय कि लोगों में एक बार फिर मोदी लहर को स्वीकारा है और ये लहर चल रही है। कहां चल रही है जमीन पर, जरा इसको बताएं तो। एक बात, और दूसरी बात, जिस तरह से इस बार विपक्ष एकजुट होकर के लड़ रहा है, दूसरे मरहले को अगर हम देखें, यहां भी बहुत अहम सीटें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, साउथ में। अगर हम देखें तो दक्षिण में आपका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। इधर आप लोग कहीं ना कहीं बड़ी फाइट का शिकार है या मजबूत चैलेंज का शिकार है। कैसे अपनी मजबूती बनाएंगे और कैसे हम माने कि लहर अभी भी चल रही है? लोकतंत्र में चुनौतियां मिलती रहनी चाहिए इमरान भाई, और मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उस चुनौती से जीत के आगे निकल के कौन आता है ये भी देखना पड़ता है। और 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का इलेक्शन हम सबको बखूबी याद होगा, जब हमने पहले फेज के बाद कहा था, तब भी वेस्टर्न यूपी की सीटें थी। इवन दूसरे फेज के बाद भी कहा था कि नहीं, इलेक्शन तो निकल गया बीजेपी से, और हमें पता है कि रिजल्ट क्या रहे, 324 सीट 403 में से, यानी कि वेस्टर्न यूपी के में भी हमने सुपड़ा साफ किया था। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आया है, जिस तरह से अराजकतावादी वो ट्वीट है कि जिसमें तमाम तरह के आरोप, कोई आरोप जितना 248 कैरेक्टर में हो सकता था, सब तरीके के आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगा दिए, इलेक्शन कमीशन पे लगा दिए, ईवीएम पे लगा दिए, नोट और वोट की राजनीति में कोई अंतर नहीं रखा उन्होंने। अगर उनको लगता कि महागठबंधन में सच में वोट एक दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हुए, तो वो ये बताते कि दरअसल अब हम लोगों के पक्ष में माहौल बना है और इस सीट पे हमने लड़ाई लड़ी थी और हम जीत रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सब पे आरोप लगाए, और वो यहां पे चुनाव लड़ रही थी और जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे थे। तो इससे एक तो बहुत बड़ा आपको बताऊं कि हमें पता चलता है कि हमने ऐसा माना कि हमारे पक्ष में माहौल बना है। लेकिन बयानबाजी तो दूसरी तरफ से, आपकी तरफ से भी हो रही है। मेनका गांधी कहती है सुल्तानपुर में कि अगर मुसलमान मुझे, विवादास्पद बयान है सर, ये तो आज का है ना सर, अगर मुसलमान मुझे वोट नहीं करते तो मेरा दिल खट्टा हो जाता है, मेरा दिल खट्टा हो जाता है, फिर काम करने की में दिलचस्पी नहीं रहती। कैसे देखें सर? देखिए, मेनका गांधी जी ने कहा है, वो उसके लिए वो एक कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। वो आप ये भी समझिए कि वो कहां संबोधित कर रही थी, वो रैली संबोधित कर रही थी मुस्लिम भाइयों के बीच में जाके, महिलाओं के बीच में जाके, उनके बीच में गई थी। जबकि अगर हम इलेक्शन एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हमें देखने में आता है कि हमें कई बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल पाते उस कौम से। हमने फिर भी कोशिश करते रहते हैं। हमारी सरकार में कई मंत्री रहे, उनकी तरफ से कई कमीशन में आप देखेंगे मेंबरान होते हैं, पार्टी के ओहदों पे भी हम कोशिश करते हैं कि रहे, ज्यादा से ज्यादा समर्थन ना मिलने के बावजूद हमारी तरफ से कोशिश रहती है। तो उनका अगर हम सारे लब्बो लुआब में जाए तो उनका कहना है कि भाई अगर हम एक कदम चलते हैं तो आप भी एक कदम चलिए। वो एक कदम चल के उनके मोहल्ले में रैली करने गई थी, आपने देखा होगा, मंच के दाईं तरफ उनके और मंच के उनके बाईं तरफ, जिस मतलब पता चल रहा था कि उस समाज के लोग हैं। तो उन्होंने कहा तलखी हो सकती है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि तलखी हो सकती है सुल्तानपुर में, जब वो रैली में भाषण कर रही थी और वो मंत्री रह चुकी है, उनको एक लंबा अनुभव, उस लंबे अनुभव के बाद वो ऐसा कह रही थी कि मुझे जब काम करना पड़ेगा तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हर नेता
करता है ऐसा, बस उन्होंने कह दिया कि भाई हमें प्राथमिकता के आधार पे काम करना पड़ता है, मैं आपसे समर्थन मांगे। अगर वो यही आपको बाइट दे के कह रही होती तो मैं शायद उसको ज्यादा बड़ा गंभीर मामला मानता। वो मुस्लिम समाज के बीच में गए, वो शायद वो कोई ऐसा मोहल्ला रहा होगा जहां पे दाईं तरफ और बाईं तरफ उस कौम के नेता खड़े हुए थे और उन्होंने अपने दिल की बात कही। दिल की बात दिल में रख लेती और कभी काम नहीं करती और चुनाव वो जीत जाती। उससे अच्छा है कि उन्होंने वहां जाके उनसे अपने मन की बात कह दी। इसको हमें इस तरह से भी लेना चाहिए और वहां पे जो लोग थे उनको भी वो भी शायद समझेंगे और बात भी कहेंगे कि नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने ऑर्गेनाइज की होगी इस मोहल्ले में रैली, वो भी तो उसी समाज के लोग रहे होंगे, यानी कि उन्होंने अपना समर्थन दिखाया था नेताओं ने कौम के। लेकिन अब वो आम समाज से भी वोट मांग रही थी। दूसरे मरहले आने से पहले मरहले के बाद सभी ऐसा लगता है कि कुछ घबराहट में है। सभी को ऐसा लग रहा है कि हम अपने पास से मजबूती से बिठाएं। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि जी हमारे रैली में कोई बुर्का पहन करके आया था, हालांकि वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जारी हुई बाद में वो फेक निकली। तो इस तरह की चीजें भी हो रही जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं एकदम पूरे अनुशासन के साथ मुस्तैद, सब जो है सारी तिकड़म कर रहे हैं। तो मैं सवाल यही है कि भाई ये करने की जरूरत क्या पड़ रही है, इतनी बौखलाहट सब में क्यों? क्या कुछ कमजोरी लग रही है क्या? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, कोई स्थानीय नेता क्या करता है और किस कंटेक्स्ट में वो बात कह रहा होता है, शायद उन्होंने ऐसी कोई समस्या फेस की होगी किसी बूथ पे और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। वो एक कैंडिडेट है, हम नुमाइंदगी करते हैं पार्टी की और जनता की और क्षेत्र की। उन्होंने अपनी बात कही तो यूपी के इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वारदात, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। हमारे वहां पे बूथ पे पोलिंग ऑफिसर बैठे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बैठे रहते हैं और वो चेक करते हैं। तो उसके बाद वो बात बंद भी हो गई। अगर अपनी बात नेता अपनी बात दर्ज नहीं करा पाएगा तो वो लोगों की बात कैसे दर्ज कराए? उन्होंने विरोध दर्ज कराया, ठीक है, बात खत्म हो गई। विजय कौशिक जी, बीजेपी की लीडर मीनाक्षी लेखी ने बाकायदा आपके कौमी सदर राहुल गांधी के खिलाफ हत्के इज्जत का मामला, मानहानि का मुकदमा दायर किया है। क्यों? क्योंकि चौकीदार चोर है कहकर के बार बार वजीर आजम को अपमानित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक तबसरे के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद रक्षा मंत्री ने सफाई दी और उसके बाद बीजेपी बहुत एग्रेसिव हो गई है। आप अगर राफेल के जरिए चौकीदार चोर है करते हैं तो फिर चौकीदार चौकन्ना है करके एक बहुत बड़ी मुहिम भी बन जाती है। और दूसरा मरहला आने से पहले तक हम देख रहे हैं कि इधर से भी जो है बहुत एग्रेसिव और बहुत जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ऐसा ना हो कि झूठे पड़ जाएं, मेरा सवाल ये है दरअसल। राहुल गांधी जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने ये बात सोच समझ कर कही है। और अब जो भाजपा जो कर रही है काम, वैसा राहुल गांधी जी चाहते थे। आज हम जब इनके जो मानहानि के दावे में ये साबित करेंगे कि वाकई चौकीदार ने चोरी की है तो भाजपा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो ये राहुल गांधी जी की समझदारी है कि उन्होंने भाजपा को खुद कोर्ट की तरफ घसीट दिया है। अब वहां पर कांग्रेस साबित कर देगी आसानी से कि चौकीदार चोर है। दूसरी बात, देखिए, भाजपा के ताबूत में एक कील कल लग चुकी है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं? वो लोग हैं जो जमानत पर बाहर हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, बदउनवानी के मुकदमे चल रहे हैं। आपकी टॉप की लीडरशिप तमाम जो है जमानत पर बाहर है। ये भी तो आवाम देख रही होगी ना, समझ रही होगी सर। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि वो नोटिस भेजते हैं, वो खुद नोटिस भेजते हैं, राहुल गांधी जी नहीं लेते, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो मोदी जी के दबाव में, प्रेशर में गलत काम करने पर आमादा हैं। और हमारे पास, हम कोर्ट में जा रहे हैं, बेल ले रहे हैं, तो इसमें अपराध क्या है? कोर्ट इस लायक हमें समझ रही है कि ये जो जुल्म कर रहे हैं उसके तहत हमें बेल मिलनी चाहिए, उससे बचने के लिए तो मिल रही है बेल। तो कानूनी लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है, हम लड़ रहे हैं, इसमें हम गलत कहां हैं? हम सही हैं, हम अपनी ईमानदारी हर जगह साबित करेंगे, हम साबित करेंगे चौकीदार चोर है। लेकिन जो असल मुद्दा है, प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, भाजपा के ताबूत में पहली कील लग चुकी है, दूसरी कील दूसरे चरण के मतदान में लगेगी। और ये जो इनके बयान है ये साबित करते हैं कि भाजपा के नीचे की जमीन सरक चुकी है, इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। कारण देखिए, सुबह चुनाव शुरू हुए कल और 10% मतदान भी नहीं हुआ था, 2% मुश्किल से हुआ होगा। संजय बालियान जी, इनके भाजपा नेता, कहते हैं कि बुरखे में जो है फर्जी मतदान किया जा रहा है। उसके बाद में मेनका जी का बयान आता है, एक तरीके से सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी दी जाती है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपका कोई काम नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी बात है। योगी जी विकास की बात नहीं
करते, मुद्दों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं आली इनके हैं और बजरंग बली हमारे हैं। उनका सीधा सा कमलनाथ ने उस वक्त कौन से मुद्दे की बात की थी विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, बताइए। विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ जी का मैटर अलग है अभी इस संदर्भ में। जो नहीं, देखिए सुनिए, आप जब मुझे बताइए इस लोकसभा चुनाव में याद भी दिलाऊंगा, आप जो करें तो वो सब सही, लेकिन सामने से अगर कोई बात हो तो वो तमाम लोग गलत, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहां उनके सामने मुस्लिम समाज ने बात रखी थी कमलनाथ जी के सामने कि उन मुस्लिम समाज को भाजपा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। जैसे आज ये चुनाव में धमकी दे रहे हैं ना, उस समय भी ये चुनाव में भाजपा वाले धमकी दे रहे थे। तो उस समय कमलनाथ जी ने कहा था कि आप थोड़ा शांति बनाए रखिए, ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं, इनकी योजना को फेल कीजिए और इस चुनाव को हो जाने दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। और चुनाव के बाद में जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, उनसे बाद में निपटा जाएगा कानूनी तरीके से। तो इसमें कमलनाथ जी ने कहां गलत किया? लेकिन ये तो मेनका गांधी जी सीधे सीधे धमकी दे रही है। मैं इसका जवाब दे देता हूं ना, स्वदेश से इसका जवाब आपने तमाम बातें रखी। अभी साक्षी महाराज जी ने, देखिए साक्षी महाराज जी के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि भैया अगर मुझे वोट नहीं दी तो पाप छोड़ जाऊंगा यहाँ और तुम्हारे पुण्य ले जाऊंगा। लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी डरा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी डरा रहे हैं, स्वदेश के पास हर तरह से डराने पर लगे। स्वदेश, धमकियों पर आप लोग उतर आए हैं, गलत बयानियों पर उतर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल 91 सीटों का चुनाव था इमरान जी, और उसमें से आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस 6 सीटों पे जीत दर्ज की थी 2014 में। शायद यही सब कारण रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना, उसमें उन्होंने कांग्रेस को लेने की जरूरत भी नहीं समझी। छोटा सा दल था राष्ट्रीय लोकदल, उसे ले लिया, इनको लेने की जरूरत नहीं समझे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश, जहां पे सीटें थी, चुनाव था, कितनी गंभीरता से महागठबंधन, जिनको ये डिफेंड भी यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद लेते हैं। पहली बात। जहां तक धमकियों की बात है, तो उसको आप जिस कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि उन्होंने अपनी एक बात कही, संजीव बालियान जी की बात है, मेनका गांधी जी की बात है, साक्षी महाराज ने क्या कहा, उस बात का जवाब दीजिए जल्दी से। इन्होंने कहा कि हम अदालत तक लेकर जा रहे हैं राफेल मामले को, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर, मीनाक्षी लेखी जी जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, वो इस आधार पे गई है क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म हुआ नहीं। कैग की रिपोर्ट आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके राहुल गांधी जी जनता के बीच में रैली कर रहे हैं, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट मौजूद नहीं होती है। जब कैग की रिपोर्ट आ चुकी है, कैग ने माना है कि इसमें पैसे बचे, और वो जो कैग की रिपोर्ट है वो संसद के पटल पे रखी जाएगी, परमानेंट अकाउंट कमेटी में गई है, वहां तो विपक्ष के सदस्य भी होते हैं। इस वजह से सुप्रीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज होगा और राहुल गांधी को बहुत बुरी हालत झेलनी पड़ेगी अभी आने वाले। चलिए मैं आ रहा हूं रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, कैसे देखते हैं दूसरे मरहले से पहले जो राजनीति हो रही, जो सियासत हो रही है, यहां तक कि एक चिट्ठी भी सामने आई है कथित तौर पर, मुबैना तौर पर, कि साबिक आर्मी अफसरों ने एक चिट्ठी लिखी है कि आर्मी का इलेक्शन में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाद में उस चिट्ठी को लेकर के जो बातें सामने आई है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय से कहा गया है कि हमें तो ऐसी कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाना बनाया। मतलब सारी चीजें जो है दूसरे दौर से पहले अब और सियासत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और सीधे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और सीधे हमले। क्या कहेंगे? देखिए जनाब, होता क्या ना, जब पहले फेज का जब चुनाव होता है तो उसकी हवा सारी जो पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो भांप लेती हैं, किन के पक्ष में है, किन के पक्ष में नहीं है। पहले फेज का जो चुनाव हुआ, वहां माइनॉरिटी जो वोट है उनका रुझान जो कह रहे थे हमारे पक्ष में है, उनके पक्ष में जाता नहीं दिखाई दिया। फिर ये जो बयानबाजी आज हो रही है मॉनिटरी के खिलाफ जो हो रही है, ये उसी का परिचायक है। अब बात आ जाती है लेटरबाजी इस तरीके होती है। कल राहुल गांधी के कनपटी पे एक लाइट मारते हुए दिखाया गया था, तो उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी पहुंचती है, 2 घंटे बाद जवाब आता है हमने चिट्ठी नहीं भेजी। अब जो सवाल आपने करा कि सेना की तरफ से एक चिट्ठी भेजी जाती है, पहले ये आता है कि चिट्ठी भेजी गई है, बाद में विरोधाभास पैदा होता है चिट्ठी नहीं भेजी गई है। तो ये जो भ्रमजाल जो फैलाया जा रहा है वोटरों के लिए, वो बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, ना एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये ओवरऑल पूरी सियासी व्यवस्था के लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। अब चुनाव का पहला चरण संपन्न हो जाता है, भाजपा को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इसका जो रुझान है वो शायद हमारे पक्ष में नहीं है। खैर वो तो तय करेगा 23 तारीख जब आएगा, जब क्या सामने होगा। लेकिन अब जो दूसरा चरण सामने आ रहा है, उसमें जो मौजूदा जो सीटें हैं 27 मेरे ख्याल से जितनी सीटें मौजूदा इनके पास हैं, तो
सबसे ज्यादा चुनौती इस समय बीजेपी के पास है। इसमें कुछ सीटें हैं पश्चिम बंगाल की और कुछ सीटें हैं आपके महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपका कोलिशन आपके साथ शिवसेना है, वहां तो चलो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके पास इस समय आ जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यूं कह लो कि आपका खाता खुलना है वहां पे, आप अपना जनाधार बढ़ा रहे हो। जिस तरीके से चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो या उनकी और लीडरशिप हो, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को इन्होंने घेरने की कोशिश करी है, वहां के मतदाताओं को अपने तरफ झुकाने की कोशिश की है, हालांकि उसका काफी रुझान भी देखने को मिला है। बड़े नेताओं की जो पार्टी होती है वहां जो एक हुजूम जो जुड़ रहा है लोगों का, तो ये दर्शाता है कि भाजपा की वहां कहीं ना कहीं एक लहर तो है। सीटें वहां से कुछ निकल सकती हैं, सीटें ये उम्मीद बीजेपी को कम से कम है अभी फिलहाल। जनाब होता क्या ना, सीटें निकलना न निकलना वो तो बात की बात होती है, ये जो सवाल होता ये भविष्य के गर्भ में होता है। लेकिन ये तस्वीर बता देती है हमें कि ये जो रुझान है, ये जो तस्वीर है, ये हवा किसकी तरफ जा रही है। तो तस्वीर ये बताती है कि वहां कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे टीएमसी हो गए चाहे दूसरे दल हो गए, उनसे कहीं ना कहीं भाजपा वहां फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। पश्चिम बंगाल पर हम और बात करेंगे। दूसरे मरहले में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और सीधे तौर पर हम देखें तो ममता बनर्जी जिस तरह से वजीर आजम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव अंदाज में कैंपेन करती हैं, लगातार निशाने पर रखती हैं, उनके गढ़ में कितनी सेंधमारी बीजेपी कर पाती है। और जैसा कि बीजेपी के सर्वे में भी बात आई थी कि अगर उत्तर प्रदेश से कुछ नुकसान होता है गठबंधन की वजह से, तो हम कवर करेंगे वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, नॉर्थ ईस्ट से। तो देखते हैं तो वहां क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा की भी कुछ सीटों पर वोटिंग है दूसरे मरहले में, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं एक बार फिर लौट रहा हूं विजय कौशिक साहब के पास, कांग्रेस के लीडर है। विजय कौशिक साहब, क्या कहेंगे वजीर आजम के आज के इस बयान पर, उनकी इस रैली में? आपने बहुत अच्छा कहा है और मैं ये कहता हूं कि जुमलेबाज जो लोग हैं, जो देश को जुमलों की चाय का नशा पिला रहे हैं, ये हर तरीके से देश के लिए खतरा बन चुके हैं। आप ये देखिए, इन्हें वोट दें तो देशभक्त। आपके घोषणा पत्र में 370 को लेकर के क्या है, 35 को लेकर के क्या है, अफस्पा को लेकर के क्या है? अगर ये बातें जो साफ साफ लिखी हुई हैं, उस पर अगर वो तबसरा ना करें तो क्या करें? भजन करें? सबसे पहले मैं देखिए, सबसे पहले मैं मोदी जी को बेनकाब करता हूं कि मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वे अफस्पा मुक्त भारत देखना चाहते हैं। बहुत खूब, आप कहें तो बहुत बढ़िया। अगर कांग्रेस ने कह दिया कि हम अफस्पा की समीक्षा करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए, बहुत बढ़िया। तो इनके जो दोहरे पैमाने हैं, देखिए कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कहा है, हर राज्य के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों के साथ अगर वहां की जनता नहीं चाहती कि छेड़छाड़ हो तो कांग्रेस क्यों छेड़छाड़ करेगी? कांग्रेस देश में अमन और चैन चाहती है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटा सा, कि जब कश्मीर के अंदर 26/11 होता है, वो अमन और चैन के हालात थे। देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते थे, वो अमन और चैन के हालात थे। बटला हाउस होता था, वो अमन और चैन के हालात थे। बेकसूर मुसलमान लड़कों को जो बाद में 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद बेकसूर छूट कर आते हैं, वो अमन और चैन के हालात थे, जिन्हें दहशतगर्द किया करके अंदर करवा दिया जाता था। ये कांग्रेस के दौर के अमन के हालात थे। आतंकवादी, उसको फांसी कांग्रेस सरकार के समय में लगी। देखिए, कश्मीर की जनता को हम आतंकवादियों से तुलना नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर के अंदर आकर आतंक फैला रहे हैं तो उन्हें हम कश्मीरी नहीं मान सकते। कश्मीर की जनता भारत का हिस्सा है, कश्मीर की जनता भारत की जनता है। उनकी सोच विचार, उनके साथ हमें अपना मानवीय दृष्टिकोण रखना ही होगा। हम उन्हें पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यही बात कांग्रेस कहती है कि अगर हमने उनको दुश्मनों की तरह ट्रीट किया तो वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। कि मुसीबत भी कांग्रेस की दी हुई है, अब हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी दोगली नीतियों का एक उदाहरण देता हूं कि जब कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के युवा हैं, उन्होंने सेना के ऊपर पत्थर फेंके, इन्होंने उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए, उनके ऊपर पैलेट गनें चलाई, उनके साथ मारपीट की गई, जेलों में बंद कर दिया गया। और जब इनका पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन हो गया, वहां इन्होंने सरकार बना ली, तो उन्हीं युवाओं को इन्होंने यह कहकर रिहा कर दिया कि जी युवाओं से गलती हो गई थी। ठीक है, तो इनके दोहरे पैमाने हैं। ये लोग को लेकर प्रदेश आपका दोहरा चरित्र है, दोहरा पैमाना है और आप लोग आवाम को बरगला रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं हमारे साथ सुभ्रांश जी भी जुड़ गए, उनके पास जाऊं। पहले जो न्यूज चैनल क्योंकि मुद्दा है, स्टूडियो में विरोधी पार्टियां इस देश में कहती है कि राष्ट्रवाद पे चुनाव नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद चुनाव में या अन्य समय पे उठना नहीं चाहिए,
उसके पीछे की मंशा क्या है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं तो राहुल गांधी जी को 24 घंटे नहीं बीते कि मामला क्या है, समझ लिया जाए किनके समर्थन में जा रहा हूं, वो कौन लोग हैं, और वो तुरंत चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा देश में ऐसी बहुत सारी मौतें होती है, शहादत होती है, जहां राहुल गांधी जी को पहुंचने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं या कई बार पहुंच भी नहीं पाते। तो राष्ट्रवाद में इस देश में चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 1947 में हमें चुनाव एक मौका मिलता है और भी समय मिलता है जो हम देश के लोगों को बताएं। लेकिन जो आपके मुखालिफ है, जो आपके मुखालिफ है स्वदेश, आप भी करिए ना अपनी राष्ट्रवाद की परिभाषा लोगों की बीच में लेकर जाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है और ये मेरा राष्ट्रवाद है। मेरा राष्ट्रवाद ऐसा है कि जहां मैं देश में चाहता हूं इस देश पर हक है। जो मुखालिफिन है वो तमाम देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। ये जो परसेप्शन है ये हजम नहीं होता। ये नहीं आवाम इस पर नहीं जो भाजपा के साथ नहीं हो गया, जे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का समर्थन करते हैं तो हम कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। इंशाल्लाह का समर्थन करते हैं, बिल्कुल। जब इंशाल्लाह शब्द का अर्थ बताएंगे आप मुझे? आपको नारे नहीं पता है? फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगेंगे और आपके राहुल गांधी जेएनयू का मुद्दा बड़ा मुद्दा क्यों बना पता है? देश में नहीं बना, आज मैं बताना चाहता हूं। पीकर देश के बारे में मुद्दा बड़ा इसलिए बना क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की परिभाषा होगी। राहुल गांधी ये कहता है कि किसी के कहने भरते देश के कपड़े नहीं हो सकते। नेता ना जाते जेएनयू, ये कहता है कैंपस का मुद्दा रह जाता। ऐसा होना चाहिए कि सचमुच इसी वजह से वो मुद्दा बना, इसी वजह से बात होती है कि आप समर्थन आप अगर शराब के जब तक रहे आपने देखा नक्सलवाद हमने 120 से लेकर 40 जिले इलाके कर दिए। 4 महीने सरकार आई, परसों एक एमएलए की हत्या हो गई। इससे लगता है कि आपके हाथ मिले हुए हैं, लाने से कुछ नहीं होगा। हम देखिए हम अपनी राष्ट्रवाद तो कुछ कह रखा है, हम अपनी राष्ट्रवाद की भाषा लेके जा रहे हैं। एक-एक करके मेरी बारी थी ना, लगातार ठीक है ना, आपने जवाब दे दिया। नहीं, मैं लौट रहा हूं, दोनों के पास लौट रहा हूं। जरा मैं एक मिनट सुब्रांश जी के पास जाना चाहूंगा। सुब्रांश जी ने हमें ज्वाइन किया है। सुब्रांश जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दूसरे दौर में, दूसरे मरहले में जिस तरह से इलेक्शन अपने उरूज पर अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, तेजी से आगे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अभी तो 7 चरण है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है सियासत जरूर उरूज पर पहुंच गई है और कोई भी मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरे दौर में आप बड़े सियासी मुद्दे क्या देख रहे हैं सर? देखिए इमरान, ऐसा है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और पार्टी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, हर कोई उसे हासिल करना चाहता है। नेता चाहे सत्ता में हो, जीता हुआ हो, हारा हुआ पाना चाहता है। रही बात यह कि झूठ, राष्ट्रवाद, अफवाह, ये सब चलेगा। वे इसलिए चलेगा कि इन मुद्दों की जब तक तफसीस होगी तब तक ये इलेक्शन बीत जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, जो आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, उसने अगर 4 साल 11 महीने विकास के डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ा है या उस बच्चे को बढ़ाने की कोशिश की, तो आज उसको राष्ट्रवाद पे नहीं जाना चाहिए। और जो अपोजिशन में है, अपोजिशन का ये पहला धर्म होता है कि वो उसको रोके। अब रही बात ये कि कहीं ना कहीं या तो दाल काली है या फिर पूरी दाल काली है, क्योंकि 4 साल 10 महीनों में अगर आपने विकास का कोई ऐसा मंजर खड़ा किया होता जो अपने आप में एग्जाम्पलर होता, तो शायद आपको आज सेना की जरूरत नहीं पड़ती और देश को 2 टुकड़ों में डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम राष्ट्रद्रोही हो या तुम राष्ट्रभक्त हो। तो इसका, क्योंकि ये जो ऐसे मुद्दे होते हैं कि अगर इसके खिलाफ या आपने कुछ क्वेश्चन भी किया तो आप लोगों के साइन ऑफ इंट्रोगेशन में आ जाते हैं, लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन विपक्ष की भी तो हालत सर ये है ना कि इधर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि सामने वाला उसको कोर्ट में लेकर जाकर मानहानि के दावे कर रहा है। ये हालत है। कौन से बयान का? राहुल गांधी ने अगर राफेल के बारे में जो बात कही है, चौकीदार चोर के बारे में जो कही, आज भारतीय जनता पार्टी की लीडर मीनाक्षी लेखी कोर्ट चली गई। देखिए इमरान, ऐसा है कि राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पे एक प्रश्न उठाया था कि जो कुछ भी आपने फाइनल किया उसको जेपीसी में डालिए। तब सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये सिक्योरिटी का मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि हम किसी को नहीं बता सकते। चलो बात गई, खत्म हो जाती। लेकिन वो सिक्योरिटी का मुद्दा अखबारों में आया, टीवी में चला, वेबसाइट में चला, अंतर्गतवा सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक धागे को हटा दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा, बाद में फिर वही
जो गोपनीय डॉक्यूमेंट है वो चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, इसमें अटॉर्नी जनरल ने क्या क्या वक्तव्य दिया, तो जितने सिक्योरिटी के फॉल्ट थे ना वो सब बाहर आ गए। पहला बात ये तो बट नेचुरल है जो विपक्ष में होगा ये पूछेगा कि भैया कल तक तो आप ये सारी दुनिया से इसको राजदार बना के रख रहे थे और आज तो ये पब्लिक डोमेन में है, गूगल में है, एंड्रॉयड में है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रवाद आता कहां से है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपका बनाया हुआ विकास अगर कम है या उतना बड़ा वो परिपक्व नहीं है जिससे आप जंग लड़ सके, चुनाव जीतने वाला जंग, बॉर्डर वाला जंग नहीं, तो सबसे आसान उपाय होता है, लेकिन एक मिनट इमरान, सबसे आसान उपाय होता है सीधे तौर पर हुकूमत की दूसरे मुल्क पर घुस करके कार्रवाई पर जिसमें सेना का शौर्य शामिल है उस पर सीधे सवाल किए जाएंगे कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से या उस सियासी जमात की तरफ से फिर कहा जाएगा कि ये तो राष्ट्रवाद के मुखालिफ है, हमने ये कार्रवाई की है, तो आप सवाल कर रहे हैं कि ये हुई है कि नहीं, जबकि दूसरा मुल्क उसको प्रोपेगेंडा बनाता है, उनके टेलीविजन, उनके रेडियो ये बात हमारे विपक्ष की तस्वीरें और बयान दिखाकर कहते हैं कि देखिए जी उनका विपक्ष तो खुद इस पर सवाल उठाता है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे यहां हमला हुआ है। ये भी तो देखना। देखिए इमरान, ऐसा है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और उस हेड ऑफ द फैमिली की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने बच्चों को मरने से बचाए। अगर राष्ट्राध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम आपके हैं, सेना उनकी फैमिली है, अगर हमारा एक भी सिपाही किसी भी बॉर्डर पे मारा जाता है तो पहली पॉलिटिकल डिस्कशन ये होती है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते तो हम बात विचार से इस लड़ाई के मुद्दे को कैसे टालें, क्योंकि ये तो संभव नहीं है ना कि आप 20 करोड़ पाकिस्तानियों को एक साथ मार देंगे। तो बात ही पहला, दूसरा और आखिरी विकल्प बचता है। अब रही बात ये कि अचानक ये घटनाएं घटती हैं जिसको राष्ट्रवाद के चेहरे में ढकने की कोशिश की जा रही है। देश सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। पहले उनके पास चले जाता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल खास तौर से राष्ट्रवाद को लेकर के जो आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, सुभ्रांश जी ने उठाए थे, उनका जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 3 संकल्पों के साथ उसने अपनी राजनीति शुरू की थी, राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन। प्रधानमंत्री का स्पीच हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पीच हो या XYZ किसी भी लीडर का स्पीच हो, ये तीनों मुद्दे आपको मिलेंगे। चूंकि ये चुनाव एक बैकग्राउंड में हो रहा है, पुलवामा और बालाकोट के बैकग्राउंड में हो रहा है, तो उसकी चर्चा भी हो जाती है। सुभ्रांशु जी ने एक बात कही जिससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की घटना हुई, सैनिक शहीद हुए, तो क्योंकि पड़ोसी है, बदले नहीं जा सकते, तो सिर्फ बातचीत ही एक रास्ता बचता है। हमें याद होगा जब उड़ी में फौजी कैंप पे अटैक हुए और सिर्फ देश का ही नहीं, सेना का खुद का मनोबल बहुत गिरा हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बहुत जरूरी था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे गए, पहले दिन कर दी तारीफ, लेकिन अगले दिन प्रमाण मांगे। अरविंद केजरीवाल जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा इंटरनेशनल एजेंसीज का ऐसा कहना है। एयर स्ट्राइक हुई है, सबको पता है एयर स्ट्राइक में जहाज के नीचे कैमरे लगे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो भी कुछ महीने बाद आए। एयर स्ट्राइक हुई, जो जहाज गए होंगे उसमें भी कैमरे लगे होंगे, सब सामने आएगा कुछ महीनों में, लेकिन उन्होंने फिर सवाल उठाए। इसलिए सवाल उठता है, इनकी प्रामाणिकता पे सवाल उठाने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ सवाल उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सुरक्षा की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में पहली बार एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से, हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट हो या पाकिस्तान समर्थित कोई आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर हो, अगला अटैक उनके टेररिस्ट कैंप पे होगा, उनकी जमीन पे होगा। अब पाकिस्तान सोच के करेगा इस तरह के अटैक। इसलिए हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दे को किसी दूसरी पार्टी से ज्यादा गंभीरता तरीके से उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग बिहार में लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, और वो दौर एक था जब आप उनसे अलग हो गए थे। इस बार आप लोगों का भी इम्तिहान है। राष्ट्रीय मुद्दे इस इलेक्शन में बिहार में इस दौर में कितना प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं क्या आपको बीजेपी के साथ होने का फायदा इसमें दिला पाएंगे, या फिर वो MY आपको जो है बिल्कुल टेढ़ी नजर से देख रहा है और एकदम निपटाने की फिराक में, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है? नहीं, कोई विश्वासघात नहीं है। जहां MY की बात कर रहे हैं हम, मैंने पहले सेगमेंट में मैंने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार जी को चाहता है। नीतीश कुमार जो काम किए हैं उसका फल, उनका रिजल्ट उनके सामने आ रहा है, और उसका मतलब इस्लाम का मतलब एहसान है। मुसलमान इतना बेवफा नहीं होता है, वो कौम देख रही कि कौन मेरा शुभचिंतक है, कौन मेरा खैर खा है। सवाल जाता है बिहार में NDA के वापस आने के बाद और जीतने की बात आप करें, राष्ट्रीय मुद्दों की बात। नीतीश कुमार जी पहले कह दिया था,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम विकास की बात करते हैं, हमारा एजेंडा विकास है। नेशनलिज्म एक मुद्दा हो सकता है। हिंदुस्तान का सवाल 125 करोड़ 130 करोड़ जो आवाम है, सबके दिल में हुब्बुल वतनी है, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन राष्ट्रवाद 370 इस तरह के इश्यूज को लेकर के आप लोगों की जो राय है आपकी पार्टी की, वो भी दुनिया जानती है और आप उनके साथ हैं, इसलिए मतदाता भी तो तजब्जुब में है ना। क्या मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और राष्ट्रवाद मुद्दा होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ राष्ट्रवाद मुद्दे से ही काम नहीं चाहिए, विकास में एक मुद्दा है और हम विकास के मुद्दे पे बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में मैं दोबारा लौट के भी आया और 17-13 साल तक नीतीश कुमार सीएम में है, सिर्फ विकास के मुद्दे पे। लेकिन जहां राष्ट्रवाद को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, मेरा अपना मानना है। अब आपका सवाल एक था कि बिहार में बीजेपी के साथ फायदा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, 17 जहां हम अकेले लड़ रहे थे 17% वोट अकेले जीत के लाए थे, जिसमें हम 2 ही एमपी जीत के आए थे। आज 17% बीजेपी का वोट, रामविलास पासवान का वोट अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है आप कहते हैं कि एम नाराज है, लेकिन मैं मानता हूं कि नाराज कुछ लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम वोट हमारे साथ मिला। अभी कल भी मेरी बात हुई थी कई विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में, गया में बात हुई, औरंगाबाद बात हुई, फिर आपको नवादा बात हुई, जमुई बात करते हैं। आज भी मैं आ रहा था जमुई की, बहुत सारे लोगों ने फोन किया मुझे, तो मिलाजुला का मुझे लगता है कि मुसलमान एनडीए को वोट दे रहा है और नीतीश कुमार के चेहरे को देखते हुए बिहार में वोट दे रहा है। देश में नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लेकिन बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया, ये चुनाव जो है मुख्यमंत्री के लिए नहीं है ना सर, नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री के लिए है ना। लेकिन नीतीश कुमार की भी इज्जत का सवाल है, पार्टी का सवाल है। तो नीतीश कुमार जब एनडीए में है, इसके पहले परिणाम देख लिए, 2010 में जब साथ थे हम लोग तो 32 सीट जीते थे। यही हम उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ बीजेपी और हम थे, उसमें रामविलास पासवान नहीं थे, पूरा अपोजिशन एक तरफ था, ओनली जेडीयू और आरजेडी एक साथ था। तो 32 सीट 32 सीट जीते, 22 सीट हम जीते थे। कुछ ऐतराज है सर, क्या कहेंगे जल्दी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान आपके साथ हैं। चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं। 1 मिनट सर प्लीज। मैं मान लेता हूं कि बिहार के मुसलमान आपके साथ हैं, मैं ये भी मान लेता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ हैं, क्योंकि आपने एक अच्छा विकास किया। लेकिन जैसे ही मैं मानने की कोशिश करता हूं ना, मेरे दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हित ऐसी है, तो हर अपने कार्यक्रम में अमित शाह जी को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि जी हम जो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं या जो एनआरसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हिंदू तो होगा, बौद्ध तो होगा, सिख तो होगा, लेकिन मुसलमान नहीं होगा। बहुत लॉजिक सवाल। बांग्लादेश के एक स्वदेश प्लीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए मान लेते हैं कि यहां पे भी कुछ मतभेद होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिस मुसलमान भाई बहनों ने आपको 2014 में वोट दिया था, भरपूर दिया था, अगर नहीं दिया होता तो आप 282 सीट नहीं जीत पाते, आपने उनके बदले में उन्हें 4 साल 10 महीने में क्या दिया? चलिए, एक आधा अधूरा 3 तलाक का मामला जो लोकसभा में पास तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा में लटका रह गया। इसमें जेडीयू का स्टैंड क्लियर था। अभी वादा करते हैं, चूंकि आप नेशनल चैनल बात कर रहे हैं, इसको जेडीयू को न लपेटिए, बीजेपी का स्टैंड था। सर आप देखिए, अब रिश्तेदारी आपकी हो गई, आप दोस्त उनके बन गए तो आप नहीं बच सकते। मैंने इसलिए तो सवाल पूछा कि आज जेडीयू और बीजेपी एक अलायंस है। आपके कैंडिडेट के लिए वो प्रचार करते हैं और उनके कैंडिडेट के लिए आपके सुशासन बाबू प्रचार करते हैं। तो अगर मिठाई खाएंगे तो साथ में खाएंगे, कान छिलाएंगे तो भी साथ में छिलाना पड़ेगा। हम सबका साथ सबका विकास के नारे से आए थे। अगर 7 करोड़ शौचालय बने, जो हम बार बार कह रहे हैं, वो आंकड़ा लोगों को नहीं याद होता है। 15 लाख का कोई आंकड़ा है, बार बार याद हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि सौभाग्य योजना में इतने अकाउंट लड़कियों के लिए खुले, तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखते। हाँ, अगर मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन मैं आपको इमरान जी बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं, अगर पहली बार एक गरीब अजलाफ मुसलमान के लिए कुछ किया गया है तो 10% जो गरीब के लिए आरक्षण है उसके तहत हुआ है। उसके पहले कभी ऐसी कोई स्कीम आई नहीं है जिसमें कि इस तरह का कोई मुसलमान हो, कोई गरीब तबके से आता हो, उसके लिए कोई लाभ की बात को पहली बार इस सरकार ने किया है। और उसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मुसलमान है, वो गरीब है, वो गरीब तबके से आता है, इसलिए उसको लाभ होगा, की बात कांग्रेस कर रही थी। उसको लाभ होगा क्योंकि देश में आरक्षण के नाम पे, मुसलमानों के आरक्षण के नाम पे देश बढ़ चुका है। हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी आंध्रा, कभी महाराष्ट्र में कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती है। अगर हमको विकास करना है, सड़कें बनेंगी, राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़ेगा, सबकी गाड़ी दौड़ेगी भाई। कोई
भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं दौड़ेगी। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करना चाहिए, ये ध्यान में रखकर गाड़ी दौड़ेगी। चलिए मैं जरा आपके पास आना चाहूंगा विजय, जो बात इधर से उठी इन्होंने उसका जवाब दिया। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुसलमानों को बीजेपी से डराने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी और ये बात सच्चाई है, ये दिखती भी है, लेकिन अब वो भ्रम टूट रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने तरफ से भले ही पहल करती न दिखती हो, लेकिन कांग्रेस का बनाया हुआ वो जाल कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है। इसको हम इस तरह से देखें क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करती है, सबकी भलाई के लिए काम करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों की भलाई के लिए कांग्रेस ने काम किया है। भाजपा घोटालों की सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया है। इसलिए गरीबी परिवार 72,000 राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है उससे भाजपा हिल गई है और इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इन्होंने नमामि गंगे घोटाला किया, पीएलपीए एक्ट में संशोधन किया, बहुत बड़ा घोटाला अरावली की श्रृंखलाओं को बर्बाद करने के लिए किया, जिसमें लाला रामदेव ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रखी है। इसके अलावा नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है और अब तो राहुल गांधी जी ने खुलकर कह दिया कि सत्ता में आने पर इनके घोटालों की जांच कराएंगे और इन पर दोष साबित होते ही इन लोगों को जेलों में ठोक देंगे जो भी दोषी हैं इस देश को बर्बाद करने के। सही मायने में तो केवल कांग्रेस है जो देश का विकास कर सकती है। मैं फिर कहूंगा ये बात वो व्यक्ति कह रहा है, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो खुद जमानत पर बाहर है। देखिए, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो लीडरशिप। अगर आप जमानत की बात करते हैं तो जमानत हमारा अधिकार है। कोर्ट किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे बताइए, अमित शाह को तड़ी पार किसने किया था? अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार किसने किया था? जवाब दें। मोदी जी के राज में गुजरात में गए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी से कि राष्ट्र धर्म निभाइए, ये दंगे फसाद मत कराइए? ये तो अटल बिहारी जी ने कहा था, मोदी जी से मैंने थोड़ी ना कहा था। आप लोगों ने गुजरात में जिस तरह की उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम देश भर में हिंदू मुस्लिम, आप लोगों को जातिवाद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो यही वजह है कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व लेना पड़ा। आपके कौमी सदर और आपकी राष्ट्रीय महासचिव मंदिर घूमना शुरू करना देती है, साउथ में जाकर के मुस्लिम लीग की मदद भी लेनी पड़ी। ये क्या है हिंदुत्व? ये क्या है? अगर भाजपा हिंदुत्व की परिभाषा बता दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हम आपकी बात मान लेंगे, हर बात मान लेंगे। अगर नहीं बता पाए बोलिए, देश से माफी मांगेंगे, देश से माफी मांगेंगे। हिंदुत्व जो कहिए मैं आपको समझा। क्या बात कर रहे हैं आप? खुली बहस आप रख सकते हैं। अगर मोदी जी हिंदू या हिंदुत्व के साथ क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी हिंदुत्व के बारे में नहीं बता पाए। मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा था? कौन हिंदुत्व के साथ है और कौन नहीं? हिंदुत्व के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म यही है, यही सिखाता है? एक मिनट, ऐसा है कि इमरान, पहले आप समझिए कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। कांग्रेस का अगर आप हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करें या इंग्लिश में निकालने की कोशिश करें तो होता है लोगों का समुदाय, लोगों की एक संख्या, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। इसका इंग्लिश में मतलब ये होता है। कांग्रेस ने ना, जब कांग्रेस बना तब ये देश आजाद नहीं था और उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़कर उन्होंने देश आजाद कराया। तो कांग्रेस की राजनीति में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है, सिख भी शामिल है। लेकिन जब 1980 के बाद की राजनीति आई जिसमें एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था राम मंदिर, जिसकी बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी आज संपूर्ण रूप से 282 सीटों के साथ सत्ता में है, जिसको उसने आज तक नहीं बनाया। 4200 करोड़ का उनका दफ्तर तो बन गया, लेकिन रामलला आज भी टेंट में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस को आप सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व में मत तोलिए। मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट बाकी रह गया है। इस पूरी चर्चा को आपने सुना, दूसरे दौर का एक बार फिर मतदान सामने है, मुद्दे बड़े क्या जिस पर कि लोग आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हवा सब तरफ से बनाई जा रही है, हर दांव फेंका जा रहा है। जल्दी देखिए, सब लोगों की बातों का लब्बो लुभाव यही है। राजनीति का, सियासत का ना चाल चरित्र चेहरा समय समय पे बदलता रहता है। वो क्यों बदलता है? सामने जनता का मूड देख के। अब 2014 में जब बीजेपी मैदान में आई थी तो उनका एक ही नारा था, भ्रष्टाचार। वो यूपीए फर्स्ट और सेकंड के जो दरमियान जो बीता वो था। अब जब 5 साल आपके बीत जाते हैं, अब आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा ले लिया। ये होगी बीजेपी की बात। अब कांग्रेस ने क्या करा है? कांग्रेस
ने क्या करा कि जब उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा, थोड़ा सा जैसे मंदिर को अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मंदिर का मुद्दा कहीं गायब हो गया, मंदिर को मुद्दे के उन्होंने कैच करने की कोशिश करी। राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, 72,000 का इन्होंने सबूका छोड़ा। लेकिन दूसरे चरण में ये चीजें मायने देंगी नहीं देंगी उसकी बात मैं बताता हूं। माइनॉरिटी जितना भी वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, एकदम साइलेंट है। अब जब 8 राज्य इसमें सीटों पे जो चुनाव हुआ था, विशेषकर यूपी में, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जब गए थे तो मुसलमानों से पूछते थे कि आप वोट किनको दोगे, लहर किनकी है, तो वहां कुछ प्रबुद्ध लोग ये कहते थे हम तो जाटों से पूछते हैं, हम तो हिंदुओं से पूछते हैं कि भाई तुम लोग वोट किसको दे रहे हो। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि माइनॉरिटी जो वोट है बिल्कुल साइलेंट है, वो सिर्फ 23 तारीख का इंतजार कर रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि माइनॉरिटी को नहीं, अगर सारी वोटरों को अगर ये सोचते हो कि हमारी जागीर है, जो हमारा वोट कैडर था वो हमारे पास था, भूल जाओ। ठीक है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लोगों को उम्मीद है सभी सियासी पार्टियों को कि मेरा वोटर ये है और ये हिलेगा नहीं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा नतायज के वक्त की क्या हुआ दरअसल, और कई भ्रम भी टूटेंगे ऐसा लगता है इस बार 23 मई को। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हो सकता है बहुत सारे मुद्दों पर दूसरे मरहले की हम बात नहीं कर पाए हों क्योंकि वक्त कम होता है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं को छूने की हमने जरूर कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते रहिए जी सलाम।